Hello everyone, this is Mayur Anand, Assistant Professor of Law in Unity Degree Law College. Welcome to my lecture series. Today we are going to discuss about the provisions of Article 15 of the Constitution of India. In previous lecture we will discuss about the Article 14, and the main focus point on the Article 14 is the Article 14 is divided into two parts: the equality before law and इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि अनुच्छेद 14 जो है वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है: विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। मैंने बताया था कि विधि के समक्ष समता का जो प्रावधान है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है और विधि के समान संरक्षण का प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि कभी ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रावधान कहां से लिया गया है, तो इसका उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है और रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है, और बहुत सारी वेरियस केस लॉज बताए थे और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आर्टिकल 14 के बिहाफ पे चैलेंज की जाती है बताया था, और किन ग्राउंड्स पे कोई भी लॉ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दायरे में या रीजनेबल क्लासिफिकेशन की एम्बिट में या उसके दायरे में, उसकी परिधि के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल जो है 18 तक वो राइट टू इक्वलिटी की बात की गई। तो राइट टू इक्वलिटी का जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बेसिकली दो पार्ट्स में काम करता है। पहला पार्ट जो है वो आर्टिकल 14 का ही इलस्ट्रेशन है और दूसरा पार्ट जो है वो आर्टिकल 14 के रीजनेबल क्लासिफिकेशन का एक इलस्ट्रेशन है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 सेज इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि भारत में स्टेट जो है किसी भी व्यक्ति के साथ, टर्म के बारे में मैंने बात की थी कि किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य विभेद नहीं करेगा। और आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 बताता है कि स्टेट किन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। दोनों के बीच में एक बेसिक अंतर है, वो ये है कि आर्टिकल 14 में जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है वो है पर्सन। पर्सन मीन्स citizen of India and non-citizen of India. It includes jurist person also. And after the decision of Nalsa versus Union of India, in which the Honorable Supreme Court declared the transgenders as a third gender, after that, transgenders are also included under the एम्बिट और एक्सप्रेशन ऑफ टर्म पर्सन। यानी कि अब अनुच्छेद 14 का जो दायरा है वो बहुत बड़ा हो चुका है। अनुच्छेद 14 में मैंने आपसे बताया कि नेचुरल पर्सन यानी कि ह्यूमन बीइंग्स और ज्यूरिस्ट पर्सन यानी कि कंपनीज एक्सेट्रा इन्वॉल्व है। इसके साथ ही साथ जो है ह्यूमन बीइंग्स में अब तक दो जेंडर थे, मेल और फीमेल, बट नालसा के जजमेंट के बाद 2017 का जो नालसा का जजमेंट है उसके बाद एक तीसरा जेंडर आ गया। तो मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स ऑल इंक्लूड इन द एम्बिट ऑफ टर्म पर्सन एज वेल एज ज्यूरिस्ट पर्सन। तो बहुत बड़ी एम्बिट हो गई। तो आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है वो इक्वलिटी का एक एग्जाम्पल है कि क्या कहता है आर्टिकल 14? राइट टू इक्वलिटी, यानी कि सब समान है। तो सब समान है ये कैसे पता चलेगा? इसके बारे में आर्टिकल 15 जो है उसका स्पेसिफिक एग्जांपल है कि किन किन ग्राउंड्स पे स्टेट जो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। मैंने आपको कहा कि वहां पे टर्म पर्सन लिखा हुआ है आर्टिकल 14 में, और जबकि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि अनागरिक जो गैर दूसरे राज्य देश का नागरिक है उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 आर्टिकल 15 का जो है वो राइट टू इक्वलिटी का स्पेसिफिक एग्जांपल है कि किन किन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5
और नया जो क्लॉज 6 जोड़ा गया है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि 10% EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो 10% का रिजर्वेशन देता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन में, उसके बारे में प्रावधान है। तो ये जो क्लॉज 3, 4, 5 और 6 है ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन के स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन से हम इसको समझेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट चेक द प्रोविजंस of the article 15. What is the marginal note of article 15 says? Prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth. यानी कि राज्य इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। इसका जो क्लॉज 1 है वो स्टेट के अगेंस्ट गारंटीड है। कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। 5 चीजें हैं क्लॉज 1 में, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। It's my presumption then in future examination the examiner should ask the sequence about the grounds for the discrimination mentioned under clause 1 of article 15। यानी कि ये जो grounds है, इन grounds का sequence भी आपसे पूछा जा सकता है। मुख्य रूप से ये 5 ground है: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। यानी कि रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक, तो क्लॉज 1 जो है वो स्टेट के अगेंस्ट जो है गारंटीड है। मींस स्टेट जो है ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिसकी वजह से भारत के नागरिकों के मध्य विभेद इन 5 आधारों में से किसी भी एक आधार पर हो। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज समझनी है कि इस क्लॉज में एक वर्ड यूज किया गया है, ओनली, मात्र। क्या जरूरत है इस वर्ड को यूज करने की? आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मेंशन दिस टर्म स्पेसिफिकली जस्ट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। according to the provision of this clause, स्टेट जो है मात्र इस आधार पे क्या कर सकता है, कोई भी विभेद भारत के किसी नागरिक के साथ नहीं कर सकता। इसके साथ साथ एक और टर्म है एनी ऑफ देम, यानी कि इनमें से किसी एक के आधार पर ही नहीं। इसका अर्थ यही है कि सबके आधार नहीं, किसी भी एक आधार पर राज्य जो है अपने नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का विभेद नहीं कर सकता, मात्र इन आधारों पे। अब ये जो टर्म ओनली है, इस ओनली टर्म के पीछे जो है एक वजह है। मींस द एक्सप्रेशन ओनली confers the state have entitled to make a discrimination between the citizens of India on any other ground which cannot be mentioned under clause 1 of article 15 of the Constitution of India। यानी कि मात्र शब्द का प्रयोग जो किया गया है, इसका अभिप्राय यही है कि राज्य मात्र धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के बीच विभेद नहीं कर सकता। लेकिन क्या हो कि अगर इससे कोई पृथक ग्राउंड हो, जैसे कि किसी भी राज्य में, किसी भी संस्था में दाखिला पाने के लिए क्या राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिसमें उस राज्य का निवासी होना जरूरी है, रेसिडेंट होना जरूरी है? और अगर ऐसा कुछ लॉ बनाता है तो आर्टिकल 15 का वायलेशन ये नहीं होगा। इसके साथ साथ एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपके सामने सेट करने जा रहा हूं जिससे आप इसको और बेहतर तरीके, तो बहुत जनरल चीज है। ओनली टर्म का यूज का मतलब यही था, यू नो अंडर इंडियन आर्मी वुमेन्स आर नॉट अलाउड फॉर द इंडियन आर्मी।
यानी कि महिलाओं को भारत की सेना में जाने के लिए अभी तक डिसीजन आने से पहले मंजूरी नहीं दी गई थी। क्यों? सो व्हाई? दे हैव अ फंडामेंटल राइट्स एंड इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। क्या ये ग्राउंड के या सेक्स के ग्राउंड के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि एक महिला को सेना में नहीं जाना चाहिए और पुरुष को सेना में जाना चाहिए? प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई आपको यह लगता है कि यह महिलाओं के विरुद्ध विभेद है, क्योंकि ये सेक्स यानी लिंग के आधार पर पुरुषों को वर्चस्व देता है जबकि महिलाओं की अवहेलना करता है। पर वास्तविकता ये नहीं है। इसके पीछे आधार ये है कि सेना की कार्यशैली को देखते हुए महिलाओं का जो जीवन है और महिलाओं की कद काठी है वो उसके अनुकूल नहीं है। Therefore, army make such rules. Therefore, army make such rules. The women are not entitled for become a soldier in the Indian army. तो ये this is a discrimination or not? Prima facie, it is a discrimination on the ground of sex because it can discriminate between the male and female. But actual, what is the ground for not allowing the women for going and attend the Indian army? That sole ground is not sex, but the ground is their physical structure. Physical structure of a woman, physical structure of the woman जो है उसके बिहाफ पे इंडियन आर्मी में एक सेना सैनिक की तरह से काम करना संभव नहीं। हालांकि बहुत सारे देशों ने अपने यहां रखा था। इस चीज को चैलेंज किया गया। केस का नाम है This provision was challenged in 2020. The Secretary Minister of Defense versus Babita Punia and others. AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़ साहब और अजय रस्तोगी साहब की बेंच का जजमेंट है जिसमें उन्होंने अलाउ किया कि वुमेन्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर ज्वाइन इंडियन आर्मी। तो ये एक जो अभी तक ये प्रोटेक्ट हो रहा था 2020 से पहले, 2020 से पहले ये जो प्रोटेक्शन महिलाओं को दिया जा रहा था, इसके पीछे ये जो महिलाओं को जो सेना में भर्ती होने नहीं दिया जाता उसके पीछे ये कारण था कि वो फिजिकली स्ट्रक्चर जो उनका है वो आर्मी के लिए सही नहीं है। इसलिए मेल्स को प्राथमिकता देकर ऑफिसर्स पोस्ट पे फीमेल्स को अपॉइंट किया जाता था। यहां तक कि एयरफोर्स में एयर पायलट के रूप में भी जो है महिलाओं को नियोजित किया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं। तो ये हालांकि आर्टिकल 15 का जो ग्राउंड है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है, बट ये टर्म जो ओनली है इसका यही मतलब है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ओनली टर्म का मतलब क्या है कि सिर्फ इस बिहाफ पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, जो कि क्लॉज 1 ये है। इस वजह से जो है वुमेन्स को आर्मी में जाने की इजाजत अभी तक नहीं थी और ये प्रोटेक्ट हो रहा था, क्योंकि द ग्राउंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अ सेक्स बट देयर फिजिकल जो है स्ट्रक्चर, जो है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस इज नॉट फिट फॉर द ड्यूटी और फॉर द जॉब ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, लेकिन जो ऑफिसर्स पोस्ट है वहां पे वुमेन्स अपॉइंट हो रही थी क्योंकि वहां पे इस तरह की कोई चीज की जरूरत नहीं थी। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि ये एक टेस्ट है ओनली, और इसके साथ साथ अब इफ एनी अदर ग्राउंड्स, इफ द गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ which cannot be mentioned under clause 1 of article 15 as a ground of discrimination, that law is valid. Means if any university make a provision for taking admission in the university and put obligation that a candidate should be the resident of a state, then it is not a ground of discrimination, क्योंकि रेसिडेंट होना अनुच्छेद 15 के अंतर्गत एक आधार नहीं। मैंने कहा यदि राज्य जो है या राज्य, क्योंकि यूनिवर्सिटी राज्य है आर्टिकल 12 के अंतर्गत, और यूनिवर्सिटी ये कहती है कि हमारी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए जो है कैंडिडेट जो है जो उसका उस राज्य का अधिवासी या डोमिसाइल होना चाहिए, लेकिन वो उस राज्य का डोमिसाइल नहीं है। जैसे अगर मध्य प्रदेश में सागर यूनिवर्सिटी ये कहती है कि मध्य प्रदेश का जो है वो अधिवासी होना चाहिए तभी सागर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि रेसिडेंस जो है एक ग्राउंड नहीं है। और केस लॉ है इस पे डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश।
कि रेसिडेंट जो है एक ग्राउंड नहीं है। ठीक, इसके बाद से एक और इंपॉर्टेंट केस है जिसमें आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे कि एक इलेक्टोरियल जो है बनाया गया था, एक अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया था। किसके बिहाफ पे? रिलीजन के आधार पे। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग ने ये मांग की थी कि उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल का स्थापना की जाए। उसी तरीके से एक अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना करने की मांग की गई, जिसे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, क्योंकि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का जो है आधार अगर बनाया जाता है तो वो निश्चित रूप से असंवैधानिक होगा। और केस का नाम है नैनसुख वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नैनसुख वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सो इट इज अबाउट द क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 15, बट व्हाट अबाउट क्लॉज 2? जनरली वी नो द part 3 of the Constitution of India, which confers fundamental rights, and that fundamental rights should be guaranteed against state, which can be mentioned under Article 12 of the Constitution of India. यानी कि जो भाग 3 है, भाग 3 में, भारत के संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार वर्णित किए गए हैं, यह मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य के विरुद्ध प्रत्याभूत है, जिसकी पुष्टि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से होती है, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 13 का खंड 1 और खंड 2 जब आप पढ़ेंगे तो यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य के विरुद्ध ही प्रत्याभूत किए गए हैं, क्योंकि अनुच्छेद 13 का खंड 1 कहता है कि राज्य द्वारा इस संविधान के निर्माण से पूर्व निर्मित कोई भी विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वो इस भाग के प्रावधानों के प्रतिकूल है। और भाग 2 जो है वो यह कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि का निर्माण नहीं करेगा जो इस भाग के प्रतिकूल है। ठीक है, तो स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच कैन बी इनकंसिस्टेंट विथ दिस पार्ट इफ स्टेट मेक सच लॉ दैट लॉ शुड बी वॉइड है। और जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के बीच में अंतर है, मैंने आपको आर्टिकल 13 के टाइम में बताया था कि क्लॉज 1 में वॉइड होता है लॉ, और जबकि क्लॉज 2 में जो होता है वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी कि प्रारंभ से शून्य होता है, क्योंकि ऐसा लॉ बना ही नहीं सकते। तो यह क्लियर कट है कि स्टेट के अगेंस्ट ही फंडामेंटल राइट्स जो है गारंटीड है। but there is some exception, and the exception is mentioned under clause 2 of article 15 with article 17. आर्टिकल 15 क्लॉज 2 की जब आप वर्डिंग्स को देखते हैं तो वर्डिंग्स में आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, sex, place of birth or any of them is subject to any disability, liability, restriction or condition. No citizen. आप अगर बेयर की लैंग्वेज को देखें तो आप क्लियर हो जाएंगे कि क्लॉज 2 में कहीं भी स्टेट टर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी कि क्लॉज 2 मुख्य रूप से भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां जो मल प्रैक्टिसेस थी, इन मल प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए ही लाया गया था। कहता है नोट सिटीजन, इसमें इस क्लॉज में कहीं भी स्टेट टर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। कहता है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड रेस, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी लाइबिलिटी, कंडीशन, डिसेबिलिटी और रिस्ट्रिक्शन के अधीन नहीं होगा। यानी कि
कोई भी नागरिक मात्र, ओनली शब्द का प्रयोग इसमें भी किया गया है, मात्र धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे किसी भी दायित्व, किसी भी शर्त, किसी भी डिसेबिलिटी यानी अयोग्यता या रिस्ट्रिक्शन, किसी भी बाध्यता के अधीन नहीं होगा। देखिए, कहीं पर भी ना तो डिस्क्रिमिनेशन शब्द का प्रयोग किया गया है और ना ही कहीं पे जो है स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया। दिस क्लॉज प्रोटेक्ट्स सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो। You know, we are living in a such country in which there are caste system. So caste system एक पुरानी कुरीति थी जिसके वजह से समाज में बहुत ज्यादा कुरीतियां रहीं और एक दूसरे का शोषण हुआ। इस शोषण की समाप्ति हेतु ही इस चीज को लेके आए थे। उदाहरण के रूप में प्रारंभिक समय में उच्च वंश के कुएं से निम्न वंश के किसी पुरुष को जल भरने का अधिकार नहीं था। इस सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए ही आर्टिकल 15 क्लॉज 2 लेके आए। और अगर कोई भारत का नागरिक किसी दूसरे नागरिक से किसी सार्वजनिक चीज का प्रयोग से उसको वंचित करता है तो ये भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। देखिए, नो सिटीजन शैल रिस्ट्रिक्ट अंडरग्राउंड फॉर द अंडर लायबिलिटी, कंडीशन, डिसेबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्शन किस रिस्पेक्टिव में है, यानी कि किस प्रावधान, किस कारणवश किसी बाध्यता, शर्त इत्यादि के अधीन नहीं होगा, तो वो है एक्सेस टू शॉप, यानी कि दुकानों में पहुंच से, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स और सार्वजनिक जो है मनोरंजन के स्थान, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस। यानी कि कोई भी भारत का नागरिक जो है सिर्फ इसमें से किसी भी एक आधार पे, किसी भी शॉप पे जाने से, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, यानी कि जो लोग रेस्टोरेंट्स होते हैं, किसी होटल के अंदर जाने से या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल पे जाने से किसी दूसरे नागरिक के द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। उदाहरण के रूप में, एक मेरी शॉप है, ये एक ही एक शॉप है, ए अपनी दुकान पे सामान बेच रहा है और बी जो है एक दलित वर्ग का व्यक्ति है और ए जो है स्वर्ण वर्ग का व्यक्ति है। वो यह कहता है कि तुम मेरी दुकान से सामान नहीं खरीद सकोगे, तुमको मैं अपनी दुकान से सामान नहीं खरीदने दूंगा। तो यहां ए स्टेट नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसा करता है तो ये बी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। क्यों? क्योंकि वो किसी लायबिलिटी के अधीन नहीं है, ना ही वो किसी कंडीशन, ये डिसेबिलिटी है। ये क्या है? ये डिसेबिलिटी है, निर्योग्यता, अयोग्यता। बी को अयोग्य बनाया जा रहा है कि ए की दुकान से वो किसी सामान को खरीदे। ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते और ना ही किसी रिस्ट्रिक्शन के अधीन आप किसी को रख सकते हैं कि आप कहीं नहीं जाओगे। ये चीज है। इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं, बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जो एग्जामिनेशन में आपसे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। ये कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं और जो रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड्स हैं उनका सीक्वेंस क्या है और स्टेट का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगेगा कि हैं लेकिन वो नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो भी मैं बताता हूं। क्या है? टू यूज वेल टैंक्स, बाथिंग प्लेस, रोड, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट। यानी कि किसी भी कुएं से, किसी टैंक से, स्नान घाटों पे किसी को नहाने से, सड़क पे चलने से
या सार्वजनिक समागम के स्थल में जाने से अगर कोई भी व्यक्ति किसी को रोकता है तो यह भी उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन। जैसे कि बनारस के गंगा के घाट पे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मां गंगा में डुबकी लगाने का तुम्हें अधिकार नहीं है, तो यह क्या है? इट मीन्स इट इंपोजेस अ रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट पर्सन, रिस्ट्रिक्शन ऑन विक्टिम। Who imposes? A citizen of India. There is no any involvement of state under this clause. But despite of this fact, this is a gross violation of a fundamental right under Article 15. तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 15 की। जनरल कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है ये ग्राउंड्स, इन ग्राउंड्स को ध्यान में रखिएगा, वेल, टैंक्स, बाथिंग प्लेस, रोड और पब्लिक रिसोर्ट। इसके साथ साथ जो क्लॉज 1 में है, क्लॉज 1 में क्या चीजें हैं कि पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स और पब्लिक एंटरटेनमेंट के जो प्लेसेस हैं और एक्सेस टू शॉप, इन 4 चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 2 को पढ़ने के बाद ये स्टैब्लिश हो जाता है क्लियर कट कि फंडामेंटल राइट्स not merely guaranteed against state but also guaranteed against the common citizen of India। यानी कि अनुच्छेद 15 के अनुखंड 2 के प्रावधान से स्पष्ट हो जाता है कि फंडामेंटल राइट्स मुख्य रूप से तो राज्य के विरुद्ध ही प्रत्याभूत है, लेकिन अपवादित परिस्थितियों में यह एक सामान्य नागरिक के विरुद्ध भी प्रत्याभूत हो सकती है। और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 को कभी भी पढ़ा जाएगा तो आर्टिकल 17 के साथ पढ़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, आर्टिकल 15 में कहीं भी टेंपल्स में एंट्री के बारे में प्रोविजन नहीं है। आपको पता होगा सबरीमाला का केस है, आपको पता होगा बहुत सारे जो केसेस में जिसमें आज भी जो है दलित वर्गों की एंट्री नहीं है। किस तरह के छुआछूत का जो प्रावधान, जो छुआछूत की एक बीमारी, मानसिक बीमारी जो रही है भारत के पाश्चात्य सभ्यता में, जो समाप्त भी हुई कुछ हद तक, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं विराजमान है, somewhere exist. So there is no any provision under clause 15 about entering in a temple. It means anyone, if anyone restrict any person to entering in a temple, it is not a violation of a fundamental right. Answer is no, because that provision is mentioned under Article 15 of the Constitution of India. यानी कि जो धार्मिक समुदाय है आर्टिकल 26 में और आर्टिकल 25 में, खासकर जो है हिंदुओं के बारे में उसमें ज्यादा तरीके से लिखा गया है, एक्सप्रेसली लिखा गया। आर्टिकल 25 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं क्लियर कट करूंगा कि धार्मिक संस्थाओं में, धार्मिक टेंपल्स में प्रवेश करने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा। ठीक, तो क्योंकि वो राइट टू रिलीजन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट एंड mostly weaker fundamental rights under part 3 of the Constitution of India, because according to the provision of Article 25, any of the restriction which can be mentioned in part 3 of the Constitution of India imposes as a restricted ground on right to religion. Therefore I say it is a weaker, it's mostly weaker fundamental rights। यानी कि भारत के संविधान के भाग 3 में जितने भी प्रतिबंध वर्णित हैं वो सारे प्रतिबंध अनुच्छेद 25 के अधिकारों के विरुद्ध जो है प्रयोग में लाए जा सकते हैं। यहां की आर्टिकल, जैसे मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अनुच्छेद 19 में जितने भी प्रतिबंध के आधार हैं उन प्रतिबंधों के आधार पर भी धार्मिक स्वतंत्रता को जो है मनाही की जा सकती है, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये चीज है, लेकिन अब उससे बाद मैंने कहा कि कभी भी व्हेन यू रीड आर्टिकल 15 यू शुड रीड आर्टिकल 17, abolition of untouchability, abolition of untouchability, untouchability, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत।
अस्पृश्यता क्या, छुआछूत। जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के जो ग्राउंड्स हैं, द ग्राउंड्स आर मेंशन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 2, बेसिकली दीज were mentioned by the constitution maker just finishing the malpractices, and thus all of the malpractices can arise from this term, the untouchability। यानी कि छुआछूत, अस्पृश्यता के आधार पे ही, सारी अनटचेबिलिटी के आधार पे ही ये सारी चीजें निकल के आई थी कि हम किसी व्यक्ति को किसी जगह जाने नहीं देंगे, किसी सार्वजनिक होटल में खाने नहीं देंगे, किसी भी काम को करने नहीं देंगे। ये चीज इसी से आई थी, इसलिए एक्सप्रेसली आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को भी खत्म करने की बात की गई है। ठीक, अब आर्टिकल 17 में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दिस, द टर्म अनटचेबिलिटी इज नाइदर डिफाइंड under article 366 which is a definition clause nor under 367 which is a interpretation clause। यानी कि अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 और 367, 366 जो है वो परिभाषा खंड है। प्रत्येक जो है विधि में एक परिभाषा खंड होता है, अधिकतम वो किसी अधिनियम में धारा 2 या धारा 3 के अंतर्गत होता है, और इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज का वर्णन किया गया। उसी प्रकार भारत के संविधान में प्रयोग किए गए शब्दों का वास्तविक अर्थ जानने के लिए एक परिभाषा खंड और एक जो है निर्वचन खंड बनाया गया है, लेकिन दोनों ही खंडों में शब्द अस्पृश्यता को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। शब्द अस्पृश्यता को सर्वप्रथम देवराजे वर्सेस पदम्मा के केस में 1958 में मैसूर हाई कोर्ट ने डिफाइन किया था। मैसूर हाई कोर्ट ने कहा कि अस्पृश्यता का अर्थ उन सामाजिक कुरीतियों से है जो भारतवर्ष में जाति एवं प्रथा के आधार पर विकसित हुई है। मींस अनटचेबिलिटी क्या है? कि अनटचेबिलिटी का मतलब है, अनटचेबिलिटी मींस दोस मल प्रैक्टिसेस which can be arise in India on the ground of caste and traditions। जाति और प्रथा के आधार पे जो भी सामाजिक कुरीतियां, जो मल प्रैक्टिसेस डेवलप हुई हैं, उनको जो है उन्हीं का अर्थ है अनटचेबिलिटी। तो ये अनटचेबिलिटी है। भारत के संविधान में कहीं पर भी इसको परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन देवराजी वर्सेस पद्मना के केस में इसको मैसूर हाई कोर्ट ने जो है परिभाषित किया था, मैसूर हाई कोर्ट ने। इसके साथ साथ आप जब आर्टिकल 17 की बेयर लैंग्वेज को देखते हैं तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, एनी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज ऑफेंस, बट एनी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का कोई भी एक व्यवहार, अस्पृश्यता का कोई भी एक व्यवहार क्या है? अपराध है, ऑफेंस है। अब सोचिए कि संविधान में ऑफेंस कहां से आ गया? संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सब्सटेंटिव लॉ एज वेल एज प्रोसीजर लॉ, ये दोनों लॉ का मिश्रण है। तो यहां पे ऑफेंस कहां से आ गया? सब्सटेंटिव लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ आईपीसी भी है, ऑफेंस होना चाहिए। ऑफेंस क्यों है? अस्पृश्यता का कोई भी व्यवहार ऑफेंस है और विधि के अनुसार दंडनीय है। अब क्रिमिनल लॉ पे थोड़ा आपको ले चलता हूं। अगर आप चूंकि एलएलबी एलएलएम के स्टूडेंट हैं आप सब, यू नो अंडर अ मैक्सिम नल्लम क्रिमिन सीनी लगे, नल्लम क्रिमिन सेनी लगे मीन्स नो पनिशमेंट विथआउट लॉ। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जहां मैं हूं इस वक्त, अभी हाल में ही दंगे हुए थे। इन दंगों के बाद वर्तमान सरकार ने दंगा करने वालों का पोस्टर लगा दिया था और इस पे
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस गोविंद माथुर सर ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया और पूछा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से कि किस लॉ के बिहाफ पे आपने ये काम किया है। इट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, नल्लम क्रिमिन सेनी लगे। इट इज ऑल्सो इंक्लूड अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 20। बताऊंगा जब आर्टिकल 20 पढ़ेंगे हम, तो आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 में भी यही प्रिंसिपल है, नल्लम क्रिमिन सेनी लगे, यानी कि नो पनिशमेंट विथआउट लॉ। अगर कोई लॉ नहीं है तो पनिशमेंट नहीं हो सकता। तो अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 जो है ऑफेंस बना रहा है, तो यह ऑफेंसिव है, इसका मतलब देयर शैल बी अ लॉ, देयर शैल बी अ लॉ। एंड हु इज एंटाइटल्ड फॉर मेकिंग अ लॉ? भारत में 2 संस्थाएं हैं जो लॉ बनाती हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर। कैसे बनाती हैं? 7th शेड्यूल्ड, ठीक, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, आपको ये पता होगा। फर्स्ट लिस्ट का जो प्रोविजन है उस पे जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाती है, सेकेंड लिस्ट पे स्टेट बनाती है, थर्ड लिस्ट में दोनों बनाती है, और एक्सेप्शनल केस में जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हर सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। तो अब अनटचेबिलिटी पे क्या कोई लॉ बना है, यह क्वेश्चन पूछा गया, और कौन सा लॉ है? तो सबसे पहला लॉ आया अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, और इसको 1976 में अमेंड कर दिया गया। और अमेंड करने के बाद क्या है इसका नया नाम? इसका नया नाम है सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। तो ये तो लॉ है। अब अनटचेबिलिटी का अगर कोई भी आप व्यवहार करते हैं, कोई भी कंडक्ट आपका अनटचेबिलिटी का रहता है, तो वो ऑफेंसिव है। तो अब ये ऑफेंसिव है, और ऑफेंसिव है तो लॉ कौन बनाएगा, ये क्वेश्चन है। और लॉ बनाने की पावर कहां दी गई है? सो आपको ये ज्ञात नहीं होगा, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 35 क्लॉज ए के सब क्लॉज बी में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को जो है फंडामेंटल राइट्स को जहां जहां पनिशेबल बनाया गया है, वहां वहां क्या है, दंड का प्रावधान देने के लिए लॉ बनाने की पावर है। क्योंकि नल्लम क्रिमिन सेनी लगे, नो पनिशमेंट विथआउट लॉ, और लॉ बनाने की पावर कहां पे है? आर्टिकल 35A(b), यहां पे लॉ बनाने की पावर है। और इसी पावर को यूटिलाइज करते हुए सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट और ये एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बनाए थे। एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि अनन्य रूप से यानी कि एकमात्र जो है, एक्सक्लूसिवली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज राइट टू मेक अ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वेयर द प्रोविजंस आर मेंशन्ड फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज ट्रीटेड एज अ ऑफेंस, बट नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पे है प्रावधान, कहां पे है, लॉ कौन बना सकता है और कौन सा लॉ बना है, और उसके बाद से और भी जो लॉ बने हैं फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, उन सारे लॉज को उठा करके सीक्वेंस में रख सकता है, और सीक्वेंस में आपसे पूछ सकता है कि किस किस ईयर में कौन कौन सा लॉ आया है, उसको जो है लिखिए, उसको बताइए। सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 15 clause 2 and article 17 of the Constitution of India. So let's move to the provisions of reasonable classification. I was told you when I was started, then clause 1 and clause 2 are the illustrations of equality,
इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल अंडर आर्टिकल 40, यानी कि अनुच्छेद 14 का जो था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसी का विशिष्ट जो है उदाहरण है कि इक्वलिटी रहेगी और किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन ग्राउंड्स पे। लेकिन मैंने आपको बताया था चंपाकम दुर्राई राजन के केस के बाद से रीजनेबल क्लासिफिकेशन, सॉरी चंपाकल दुर्राई राजन नहीं, जो है चंपाकल दुर्राई राजन का केस नहीं था, जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन आई थी ईवी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कि कोई चीज कब रीजनेबल क्लासिफिकेशन की एम्बिट में आती है, सबसे पहले इसमें बताया गया था। इसके बाद मेनका गांधी में जो व्यू आया था, उस व्यू में पीएन भगवती साहब ने कुछ चेंजेस लाए थे, तो वो चीज है। तो मैंने कहा कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन, वंस अपॉन आई जस्ट वांट टू रिपीट व्हाट इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, यू नो, देन P and M both are two different persons. P is a principal of a college and M is a teacher of a college. Both are human beings, both are human beings, both are pursuing both are serving their services for the nation, for the developments of the child, but both are not same. So if a state make a law for which can discriminate in the respective of paying salary between P and M, this is a reasonable classification, क्योंकि दोनों अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं। इसको 1 लाख रुपए सैलरी देते हैं, इसको 75,000 रुपए सैलरी, दोनों काम अलग अलग, लेकिन दोनों अलग क्लास। तो ये क्या है? ये है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। बट अब एक प्रिंसिपल है एक कॉलेज का और दूसरा प्रिंसिपल है एक कॉलेज का, और इन दोनों को सैलरी देने के बीच में गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाती है जिसमें इसको ज्यादा सैलरी मिलती है, इसको कम मिलती है, तो ये क्या है? दिस इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू इक्वलिटी, यानी कि राइट टू इक्वलिटी के ऊपर एक प्रतिबंध है। ये राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है, क्योंकि बोथ आर same classes, but here they both are not a same class, they both have a different classes, and different classes, therefore if any law make a discrimination between both of them, because they are they are coming for different classes, this is not a discrimination, but it is a reasonable classification. But if any law make a discrimination between a same class, that should be डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि दो प्रिंसिपल हैं, दोनों एक क्लास के लोग हैं और दोनों के बीच में विभेद करता है, तो ये क्या होगा? ये प्रतिबंध, ये जो है फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 15 में वायलेशन है और आर्टिकल 14 का भी। तो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 क्या है? क्लॉज 1 और क्लॉज 2 राइट टू इक्वलिटी और इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के एग्जांपल्स हैं, और क्लॉज 3, 4 और 5 जो है ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन के इलस्ट्रेशंस हैं। सो नाउ डिस्कस, लेट्स स्टार्ट द क्लॉज 3, क्लॉज 4 and clause 5 and a new clause which can be added in Constitution of India after the 103rd constitutional amendment, which can provide weaker sections, the economical weaker section 10% reservation for taking admission in colleges and universities. So let's check article 15 clause 3, very significant article, but it cannot contains much more case laws, but very significant article for developing a concept between the discriminatory laws. What does article 15 clause 3 says? आर्टिकल अनुच्छेद 15 का खंड 3 क्या कहता है? इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए विशेष अधिनियम या विशेष विधि बनाने से प्रतिबंधित
नहीं करेगी। This clause is a specific exception of general clause. So let's check. This clause is a specific exception, the specific illustration of reasonable classification, जैसा कि मैंने पहले कहा ही। तो अब अनुच्छेद 15 का खंड 3 क्या है? पहला खंड यह कहता है कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। और क्लॉज 3 जो है वो कह रहा है कि राज्य फीमेल्स के लिए और चाइल्ड्स के लिए, औरतों और बच्चों के लिए, वुमेन्स के लिए, फीमेल्स, वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए स्पेसिफिक लॉ बना सकता है। सो इट मींस आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इज आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इज एक्सेप्शन ऑफ अ जनरल रूल ऑफ आर्टिकल 15, because article 15 contains the term, include the term sex, and it bounds the state shall not make any discrimination between the citizens of India just on the ground of sex. But article 15 clause 3 applies for providing a specific provisions to the development of females and children. So is the clause 3 of Article 15 is the exception of Article 15 clause 1? Answer is no. Basically, it is the illustration of reasonable classification, यानी कि युक्त युक्त वर्गीकरण का यह एक विशिष्ट उदाहरण है। क्यों अब ये है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनको पता था कि समाज में औरतों की स्थिति जो है बहुत खराब है। They know the women were treated by the community and by the whole country as a weaker section. वो weaker section थी, पीड़ित, वंचित वर्ग, जिसका कोई भी उपहास कर सकता था। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट्स की जो कमेटी थी उसमें उन्होंने विशेष रूप से प्रावधान किया कि राज्य को बच्चों और औरतों के संरक्षण के लिए विशेष विधि बनाने का अधिकार होगा, और यह विशेष विधि ना तो आर्टिकल 14 का वायलेशन करती है और ना ही 15 का। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि भारत में जो है प्रत्येक व्यक्ति विधि के सामने सामान्य है और विधि सबके ऊपर सामान्य रूप से लागू होगी। लेकिन इसके बावजूद आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है वो महिला और बच्चों को कह रहा है कि विशेष प्रावधान दो, उनको अलग से लॉ बना के दो। तो क्या यह विभेद नहीं है? यह आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? आंसर है नो। क्यों आर्टिकल 14 का वायलेशन हो सकता है? आर्टिकल 15 का भी यह वायलेशन हो सकता है, बिकॉज इट इज the article 15 clause 3 empowers the state for making a law for the protection of women and children, and women and children के behalf पे जब आप protection के लिए law बनाते हो, then should be the violation of article 15 clause 1 on the ground of sex. But the answer is no, it is not a violation of article 14 and article 15 clause 1, because it is a specific illustration of reasonable classification. Reasonable classification मैंने कहा कि दो अलग अलग वर्ग हैं। पहला वर्ग क्या है? पहला वर्ग है पुरुष, मेल, और दूसरा है फीमेल। अब अगर स्टेट इन दोनों के बीच में कोई ऐसा लॉ बनाता है जो फीमेल्स को जो है क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, या फीमेल्स को जो है फीमेल्स को जो है प्रोटेक्ट करता है, फीमेल्स को एडवांटेज देता है, तो ये लॉ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, क्योंकि बोथ हैव डिफरेंट क्लासेस एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स नो दैट फीमेल्स इज अ वीकर सेक्शन, एंड फॉर empowering them our constitution makers provide power to the Parliament of India for making a provisions in this perspective. यानी कि महिलाओं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि स्टेट की डेफिनेशन में कि महिलाओं के संरक्षण के लिए विशेष विधि का निर्माण किया जाए। और विशेष विधि का निर्माण अगर किया जाता है तो महिला और पुरुष के बीच में, क्योंकि ये डिफरेंट क्लास हैं, तो ये क्या है? इट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एज वेल एज क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 15, बट इट इज अ स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल 15 clause it is a specific illustration of the general doctrine
विच इज ऑल्सो जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, यानी कि युक्त वर्गीकरण की जो कसौटी है उसका यह मुख्य रूप से एक दृष्टांत है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये जो वर्गीकरण किया गया, जो क्लासिफिकेशन किया गया, ये रीजनेबल है, क्योंकि दो बोथ हैव डिफरेंट classes and females are treated by the male dominated society as a weaker section, and empowering them, our constitution makers mention specific provisions for the protection of their rights and empower them for developing and empower also the state for making a law। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि कोई इसके बीच में अब विभेद वाली बात नहीं है, क्योंकि रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। अब इसको देखते हैं कि इसका प्रभाव, भारत के संविधान के अनुच्छेद का प्रभाव क्या है। मैं आपको क्रिमिनल लॉ में ले जाऊंगा, जहां से आप इसके स्पेसिफिक इफेक्ट्स को देख पाएंगे, क्योंकि चीजें आपकी आंख के सामने है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं हो पाती, क्योंकि केस लॉज आप लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हो। अगर केस लॉज आप पढ़ो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक केस है आपका, अब एक केस आया दत्तात्रेय वर्सेस स्टेट। दत्तात्रेय वर्सेस स्टेट, दत्तात्रेय वर्सेस राज। इस मामले में गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक कॉलेज बनाया गया था, वुमेन्स कॉलेज होते हैं। बहुत अच्छा बेसिक एग्जाम्पल मैं सेट करता हूं, राजस्थान में है, नाम नहीं याद आ रहा, वो वुमेन्स के लिए है, सिर्फ वुमेन्स को ही एंट्री मिलती है, मेल के लिए वो नहीं है। बहुत सारे कॉलेज होते हैं, महिला महाविद्यालय होता है, महिला बीएचयू में अगर आप जाएंगे तो वहां पे महिला महाविद्यालय है, तो उस महिला महाविद्यालय में सिर्फ वुमेन्स की एंट्री है। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? मेल को अगर वहां पे एडमिशन नहीं दिया जा रहा तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? नो, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15 बिकॉज दे आर वीकर सेक्शन एंड देयरफॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स mention this provision which empowers the state for making a specific law for developing them, and therefore state make such type of institutions in which only women candidate take admission and develop his knowledge for serving herself and nation also। इस वजह से ये प्रावधान रखे गए हैं। अब आपको मैं कुछ ऐसी चीजों की तरफ ले चल रहा हूं जो आपकी आंखों के सामने है, लेकिन इसके बावजूद भी शायद आपको ज्ञात ना हो। कार्डिनल प्रिंसिपल, कार्डिनल प्रिंसिपल कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि जो न्याय व्यवस्था है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अपराध न्याय प्रणाली जो है, उसका कुछ मूल मानक है। जैसे पहला चीज बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ एविडेंस एक्ट में आपने 102, 101, 102 में है, सेक्शन 101, 102 में, कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसका होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ हर मामले में, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसी का होता है जो कोर्ट के सामने मैटर को ले जा रहा है। जैसे इफ ए कमिट्स अ क्राइम अगेंस्ट बी, देन हु इज अ बी? ही इज अ विक्टिम, और इसके बिहाफ पे कोर्ट में केस गया ए, तो बी इज अंडर द लायबिलिटी टू प्रूव दैट ए शुड कमिट द ऑफेंस एंड नो वन कैन कमिट दिस ऑफेंस एक्सेप्ट ए। यानी कि बी को यह साबित करना होगा कि ए ने ही यह अपराध किया है और ए के सिवाय किसी ने अपराध नहीं किया। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। पहला अपवाद आईपीसी के अंदर ही सेक्शन 304 ए, सेक्शन 304 बी, 304 ए और 304 बी ऑफ आईपीसी। 304 ए जो है, कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि किसी महिला की मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में
आर्टिकल सेक्शन 113A ऑफ एविडेंस, ऐसा माना जाता है कि पति और उसके रिश्तेदारों ने सुसाइड करने के लिए अबेट किया था और पनिशमेंट होती है सेक्शन 306 में। ये प्रोविजन जो है जोड़ा गया था 1983 में और इसे भी 1983 में लाया गया था। 304 भी डावरी डेथ, डावरी डेथ यानी कि दहेज हत्या, जहां किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत हो जाती है और इस बात का प्रमाण है कि उसके पति या पति के रिश्तेदारों के द्वारा दहेज की मांग की गई थी, तो कोर्ट प्रिज्यूम करता है अंडर सेक्शन 113B ऑफ द इसमें एविडेंस एक्ट में कि इस महिला की मृत्यु जो है दहेज की वजह से हुई है और पति और उसके रिश्तेदार ने जो है उसे मारा है, ये प्रिज्यूम कर लेता है। अब जनरल प्रिंसिपल क्या है? जनरल प्रिंसिपल ये है कि जो ये कहता है कि कोई क्राइम किसी ने किया है, he should under the liability to prove that the crime should be committed by the dead person and no any else one. But under the provision, this provision, the court can make a presumption in the favor of victim. Here, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि क्या कह रहा है कि लाइबिलिटी किसकी है प्रूव करने की? अगर ए कहता है, बी कहता है कि ए ने क्राइम किया है, तो ये बी की लाइबिलिटी है कि ये प्रूव करे। और प्रिजम्पशन किसके फेवर में है? प्रिजम्पशन है ए के फेवर में, ए होज अक्यूज्ड। Always the court shall presume in the favor of accused, but there are some exceptions. और एक्सेप्शन है दहेज मृत्यु 498A, क्रूरता 498A। ये क्या है? ये कैसे केसेस हैं? इन केसेस में कोर्ट जो है प्रिजम्पशन करता है इन द फेवर ऑफ विक्टिम, विक्टिम यानी कि महिला के विरुद्ध। अब ये जो कार्डिनल प्रिंसिपल है ये पुरुषों पे अलग तरीके से अप्लाई हो रहा है, और जब महिला को किसी इस तरह के अपराध में, दहेज मृत्यु के अपराध में या सुसाइड के अपराध की कोई बात आती है, तो प्रिजम्पशन हो जाता है महिला के फेवर में। इट इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? Prima facie, it look like it's a discrimination on the ground of sex because it can discriminate between male and female accused. According to the general cardinal principle, the accused, the presumption always in the favor of accused, and the prosecution should bound to prove the accused should commit the offense and no one can commit that offense. But under the specific provisions, the court should take the presumption in the favor of victim and the burden of proof on the shoulders of accused, who says कि accused के फेवर में हो रहा है, जबकि यहां पे accused के फेवर में जो है क्या होता है? प्रिजम्पशन होता है। यहां पे विक्टिम के फेवर में प्रिजम्पशन होता है, यानी कि महिला के फेवर में होता है जिसकी दहेज मृत्यु हो गई। ये क्यों है? ये इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसको चैलेंज किया गया कई ग्राउंड पे। इसका आंसर है आर्टिकल 15 का क्लॉज 3, क्योंकि स्टेट हैव एम्पावर टू मेक अ स्पेसिफिक लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, प्रोविजन है जो आपसे अक्सर पूछा जाएगा, चाहे आप पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे आप यूजीसी नेट दे रहे हो, हर बड़े एग्जाम में पूछा जा रहा है, और क्योंकि बहुत ही ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है आज के समय, जो कि डिसाइड हुआ है, सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी, ये भी जो है फीमेल्स को अगर वो अपनी हस्बैंड की कंसेंट के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स में किसी दूसरे मर्द के साथ इन्वॉल्व होती है, तो एज ए एबिटर भी उसको जो है क्या करता है? पनिश नहीं करता, जबकि उस पर्सन को पनिश कर सकता है जिसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में हुई है अपने हस्बैंड के बिना। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है? इसको चैलेंज किया गया। 4 केस लॉज हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला है यूसुफ। देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही आपको आर्टिकल 21 का पोर्शन और आईपीसी के पोर्शन पे ले जाके इंटरकनेक्ट कर रहा हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है वो क्लियर हो जाए। यूसुफ अब्दुल अजीज
वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वुमेन्स को अगर जो है पनिश नहीं किया जा रहा तो उसके पीछे वजह है आर्टिकल 15 क्लॉज 3। दूसरा केस आया श्रीमती सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 सुप्रीम कोर्ट। तीसरा केस आया रेवाथी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने, तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जो लास्ट केस आया है 2017 में जोसेफ शाइन (2018) इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस डिसीजन को जो है चेंज किया और कहा कि चेंज किया, लेकिन इस तरह से चेंज नहीं किया कि वुमेन्स को जो है पनिशेबल बनाया। उसने कहा कि मेल हस्बैंड इज नॉट अ मास्टर ऑफ अ वुमेन, यानी कि अगर कोई वुमेन जो है किसी मर्द के साथ संबंध बनाती है पति की सहमति के बिना भी, तो पति को यह अधिकार नहीं है कि वो उस व्यक्ति को जिसके साथ उसने संबंध बनाया है उसे दंडित करे, क्योंकि पति पत्नी का स्वामी नहीं है। पत्नी को अधिकार है वो जो चाहे वो करे। और इसके साथ साथ ही जो है पार्शली जो है 497 को और सेक्शन 198 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। पार्टली किया, फुली नहीं किया, पार्टली किया। तो ये केसेस के सीक्वेंस आपसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ ही 4 केस आपके क्लियर हुए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि क्यों इस तरह से काम चल रहा था। तो ये है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो इस तरीके से काम करता है। Okay, so this is all about the clause 3 of article 15. Now let's move to clause 4 of article 15, which is also a specific reasonable classification, and the exception is not an exception but is an illustration of reasonable classification। यानी कि clause 4 जो है, जो आरक्षण की प्रावधान को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो रिजर्वेशन के प्रावधान को हम पढ़ने जा रहे हैं। यह भी एक जनरल रूल जो है कहता है क्या कि रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे हमने कहा कि हम आर्टिकल 15 में किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में आप पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन जो है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ दिख रहा है, बट इसे इट इज नॉट अ discrimination but it is a specific illustration of reasonable classification, same as clause 3 of article 15। तो अनुच्छेद 15 का खंड जो 4 है कहता है कि राज्य स्टेट जो है nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state for making a law for the provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen, or for the advancement of socially educationally backward classes of scheduled, cardinal schedule. There are some specific terms which can be and useful for the memorable and very significant, plays a very significant role for the purpose of examination. First of all, this clause was not made by the constitution makers but took place by the virtue of first constitutional amendment which took place in 1951।
1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से ही खंड 4 अनुच्छेद 15 में जोड़ा गया था। यह मूल रूप से भारत के संविधान में वर्णित नहीं था। कारण क्या था इसको जोड़ने का, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखें कि यह है क्या। दो चीज मैंने कहा कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है। पहला, ये रिजर्वेशन का क्लॉज क्या था, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, जो रिजर्वेशन देता है महिलाओं और बच्चों को स्पेसिफिक लॉ में। यह दूसरा रिजर्वेशन है, किसके लिए है? पहला है बैकवर्ड क्लासेस, दूसरा है शेड्यूल्ड कास्ट, थर्ड वन इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इन तीन क्लास को इसमें रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन रिजर्वेशन कास्ट पे नहीं दिया गया है, यह भी ध्यान रखना है। सोशली प्लस एजुकेशनली, सोशली एंड एजुकेशनली। तो सोशली और एजुकेशनली, सोशली एंड मींस बोथ, सोशली भी होना चाहिए और एजुकेशनली, जो बैकवर्ड क्लासेस है और जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उनके लिए स्टेट जो है स्पेसिफिक लॉ बना सकता है। और अगर ऐसा कोई लॉ बनाता है तो वो आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 का वायलेशन नहीं माना जाए। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 को हम देखेंगे कि वो क्या है, लेकिन स्टेट जो है विशेष रूप से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो है लॉ बनाता है। तो ऐसा लॉ आर्टिकल 14 का ना तो वायलेशन करेगा और ना ही आर्टिकल 15 का वायलेशन करेगा। क्यों? अब प्राइमा फेसाई ये लगता है कि ये क्लास जो है कास्ट का पार्ट है, ये कास्ट है, ये कास्ट है, ये कास्ट है। SC ST एक कास्ट है। अब SC ST एक कास्ट है और इनको स्पेसिफिक प्रोविजन दे रहे हैं, प्राइमा फेसाई इट इज लुक लाइक डिस्क्रिमिनेशन and the violation of article 15 clause 1, but it is not a violation, but it is a reasonable classification. Therefore it is exist in Constitution of India. Otherwise the Supreme Court of India जो है कभी का इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुकी होती, लेकिन ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन के एम्बिट में आता है। तो याद करने के लिए जो चीजें हैं कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस है। कौन लोग हैं? ये और ये, यानी कि तीन जो क्लास है, इन तीन क्लास में से होना चाहिए। ठीक, ये तीन क्लासेस में से होना चाहिए। तो ये ऐसे लोगों को जो कि बैकवर्ड क्लासेस के हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, और सोशली और इकोनॉमिकली जो है क्या है, बैकवर्ड है, उनके लिए। बाकी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बिहाफ पे जो है उनको रिजर्वेशन मिल सकता है, स्पेसिफिक प्रोविजन उनके लिए बनाया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हु इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली प्लस एजुकेशनली बैकवर्ड, हु इज अ बैकवर्ड क्लास? I am going to giving the same answer. There is no any definition of term backward class in 366 and 367, means in the definition clause and exception on interpretation clause. यानी कि जो पिछड़ी जाति है, पिछड़ा वर्ग, सॉरी पिछड़ी जाति नहीं, पिछड़ा वर्ग जो है, इसको ना तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 में परिभाषित किया गया है, ना ही 367 में इसका इंटरप्रिटेशन किया गया है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये बैकवर्ड क्लासेस का कैसे पता चलेगा। तो प्रीवियस जो प्रोविजन है मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर थी कि वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कमीशन बनाए, और ये कमीशन जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की इन्वेस्टिगेशन करता था, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट के बिहाफ पे ये डिक्लेयर होता था कि कौन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। बाकी SC ST तो जात के आधार पे है, लेकिन सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कौन है, इसके लिए ये प्रोविजन बना था। इसको अभी हाल ही में रिपील कर दिया गया,
हाल ही में इसको रिपील कर दिया गया 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा, और इसका स्थान लिया बैकवर्ड्स का कमीशन बनाया गया, मतलब कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। जैसे कि एससी और एसटी का कमीशन है, वैसे ही बैकवर्ड्स का कमीशन बना। कहां आया आर्टिकल, एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, आर्टिकल 338 बी। आर्टिकल 338 बी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल को जो है रिपील किया गया। तो इस आर्टिकल को रिपील किया गया, नया आर्टिकल आया है किस रूप में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसके पहले आर्टिकल 338 में जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट था, और आर्टिकल 338 बी में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स था, सॉरी एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और ये आया था 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। अब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया, एक नया क्लॉज जो है लेके आया गया। इसके साथ ही साथ किसको खत्म किया गया, आर्टिकल 340 को खत्म किया गया, और इसके साथ साथ क्लॉज 10, ध्यान रखेगा, क्लॉज 10 ऑफ आर्टिकल 338 को भी खत्म किया गया। क्या किया गया, रिपील, सॉरी ओमिट कर दिया गया, ओमिशन कर दिया गया, हटा दिया गया, रिपील नहीं किया गया। तो यह प्रोविजन था। इतना हमने देखा कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए यह आर्टिकल जो है बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करता है। और बैकवर्ड कौन होगा, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होगा। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कौन लोग होंगे, इसके लिए पहले प्रोविजन था कि आर्टिकल 340 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक कमीशन जो है अपॉइंट करेगा और वो इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट करेगा। लेकिन अब जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया और एक अलग से कमीशन बना दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बाय द वर्च्यू ऑफ 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2018। अब आर्टिकल ये आया क्यों, पहली चीज कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही हैव अ राइट टू इंटरप्रिटेट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर फ्रॉम द बिगिनिंग टू टिल टुडे we should see the conflict between the Supreme Court of India and the Parliament of India for the supremacy, who is a superior in the India। और मैंने कहा था कि आपको जब मैं प्रियम्बल पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि who is a sovereign in India and Constitution of Sovereign of India, and in which case the Keshwanand Bharati versus State of Kerala, the Constitution is a sovereign of India, not Parliament। तो पार्लियामेंट अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहती है। पहला केस लॉ आया, एक एक्ट बनाया गया था मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश करने के लिए, जो है एक प्रोविजन बनाया गया था जिसमें आरक्षण की व्यवस्था थी। केस लॉ है चंपाकम स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुरई राजन। चंपाकम दुरई राजन 1951 का केस है। एक पहला केस यह था जिसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कारण बना। एक और केस आपको बताते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको तो अमेंड करता ही है, इसके साथ साथ आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में जो रिस्ट्रिक्शन है 19(1)(a) पे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में कुछ ग्राउंड्स जोड़े गए थे जिसमें है पब्लिक ऑर्डर। यह भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था और कुछ और ऑर्डर्स जोड़े गए थे। यह पब्लिक ऑर्डर, इसके पीछे वजह था ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। ध्यान रखिएगा, आपको मैं इंटरकनेक्ट कर रहा हूं ताकि चीजें आपको और ज्यादा मात्रा में जल्दी पकड़ ले, क्योंकि आप ये सब चीजें पढ़ चुके हो लेकिन आपको याद नहीं है। ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। और तीसरा जो केस था मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एक और केस है बहुत इंपॉर्टेंट, रोमेश थापर
वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। 4 केस लॉ है जिसकी वजह से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, लेकिन हम पहले इसको देख लेते हैं कि स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोरईराजन का केस आया। इस केस में क्या हुआ था कि यूनिवर्सिटी जो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ आरक्षण देने का प्रावधान किया था, जिससे कि इस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है इसे मना कर दिया गया, और इस मना किए जाने के बाद ही पार्लियामेंट ने अपनी सुपरमेसी दिखाते हुए और लॉ को वैलिड करने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, जिसमें कहा कि इस स्टेट को स्पेसिफिक लॉ बनाने का अधिकार होगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। ये तो पहला केस है जो आर्टिकल आपका 15 क्लॉज 4 से संबंधित है। रोमेश थापर का केस आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में रिलेटेड है, और ये जो है मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में। ये इसी केस में पहली बार जो है कहा गया था कि स्टेट जो है कोई मोनोपोली नहीं रख सकता, जैसे कि ट्रेन चलाना है तो ट्रेन सिर्फ राज्य चलाएगा, ट्रेन सिर्फ राज्य चलाएगा और कोई नहीं चला सकता। कोर्ट ने इसके अगेंस्ट जाकर डिसीजन दिया था ट्रांसपोर्ट के बारे में। केस में यह हुआ था कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अगर किसी को ट्रांसपोर्टेशन में आना था किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को, तो उसको सरकार से परमिट लेनी पड़ती थी, जबकि सरकार को ऐसी परमिट लेने की जरूरत नहीं थी, सरकार चला सकती थी। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी था। लॉ ने कोर्ट ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट का जो प्रोविजन है वो सही नहीं है, उसको बदलाव करना चाहिए, और कोर्ट के इस डिसीजन को डी इफेक्टिव करने के लिए पार्लियामेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में मोनोपोली का प्रोविजन किया था कि स्टेट किसी भी लॉ को मोनोपोली बना सकता है। तो इसकी वजह से भी पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। बृजभूषण वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में यह हुआ था कि बृजभूषण जो है सेडिशन के क्राइम इनके ऊपर इंपोज किया गया था पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, लेकिन पब्लिक ऑर्डर जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे ग्राउंड नहीं है। एक रिस्ट्रिक्शन का ग्राउंड पहले से नहीं था, आज 8 ग्राउंड है। मैं आर्टिकल 19 जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, अभी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप आर्टिकल 19 जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप बस इसको ध्यान से सुनिए कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर राजद्रोह का जो कानून है, जो आर्टिकल सेक्शन 124A है, जो 1870 में आईपीसी में जोड़ा गया था, उसके विरुद्ध था, और इस पे प्रतिबंध लगाना चाहते थे उनके एक समाचार पत्र पे लोक व्यवस्था की खराबी के आधार पर। लेकिन लोक व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 19 के खंड 2 में था ही नहीं, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो आया था, इस डिसीजन की वजह से उसको अमेंड करना पड़ा। तो ये 4 केसेस हैं जिन्होंने बहुत स्पेसिफिक जो है रोल प्ले किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। इसको याद रखिए, ये आगे काम आएगा आपके, और जब मैं इन प्रोविजंस को चेक करूंगा आर्टिकल 19 को, तो इस पे डिस्कस और बेहतर होगा और आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब केस लॉज देख लेते हैं। केस लॉज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है कि अब जो रिजर्वेशन की बात है कि इकोनॉमिकली सोशली और इकोनॉमिकली एजुकेशनली, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको हम रिजर्वेशन देंगे और एससी और एसटी को देंगे। तो अब रिजर्वेशन कितना हो सकता था, पहली बहस इस पे छिड़ी। पहला केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, 1963 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा कोर्ट ने कि बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास के बीच में क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक। पहली बात ये। दूसरी बात, कास्ट इज नॉट अ सोल ग्राउंड फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, यानी कि जाति आरक्षण का आधार नहीं हो सकती। तीसरा, किसी भी स्थिति में आरक्षण जो है 50% से कम ही होगा। पहली। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है किस केस में कहा गया, कास्ट, कि जाति जो है आरक्षण का आधार नहीं हो सकती। दूसरा कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। इस मामले में 50% से अधिक जो है रिजर्वेशन मिला है। और भी बहुत सारी बातें हैं, आर्टिकल अगले आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो उसमें और बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये के लिए इतना इंपॉर्टेंट जरूरी है कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद
पीरिया का रूपन, पीरिया का रूपन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1971 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि कास्ट इज अ रेलिवेंट ग्राउंड फॉर डिटरमाइनिंग एनी पर्सन इज अ बैकवर्ड और नॉट, यानी कि अपने प्रीवियस डिसीजन से थोड़ा डिफरेंट जाकर के, ध्यान रखिएगा ये पूछा जा सकता है किस केस में क्या कहा, किस में क्या, कि कास्ट जो है एक ग्राउंड हो सकता है। 1971 का डिसीजन है। 1972 में जो डिसीजन आया, 1972 में आया स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस यूसी बलराम 1972 Supreme Court. In this case also Supreme Court retreated that caste is not a sole ground for providing reservation, यानी कि कास्ट जो है किसी भी आरक्षण को देने का एक मात्र आधार नहीं हो सकती है। अगर इंटायर कास्ट, लेकिन अगर पूरी की पूरी जाति सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो उस पूरी जाति को हम आरक्षण का बेनिफिट दे सकते हैं। ये केस पूछे नहीं गए हैं, दो केस जो मैंने आपको बताया, बालाजी पूछा गया है, ये दोनों केस पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये पूछे जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और अभी तक एग्जामिनेशंस की नजरों से बचे रहे हैं। यानी कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कास्ट एक ग्राउंड हो सकता है लेकिन सोल ग्राउंड नहीं होगा, सिर्फ कास्ट के आधार पे ही वी शुड नॉट प्रोवाइड रिजर्वेशन। बट yet if an entire caste is in fact found to be socially and educationally backward, their inclusion in the list of backward class by their name is not violate article 15। यानी कि संपूर्ण अगर कास्ट जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं आरक्षण, और यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं है। तीसरा जो केस लॉ आया इंपॉर्टेंट है, केएस जयश्री वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केएस जयश्री वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1976 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, देखिए इस केस में क्या कहा, नाइदर कास्ट बाय इटसेल्फ नॉर पॉवर्टी बाय इटसेल्फ इज डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर सोशल बैकवर्डनेस। पॉवर्टी इज नॉट अ सोल टेस्ट ऑफ बैकवर्डनेस, येट इट इज अ रेलिवेंट फैक्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल बैकवर्डनेस। यानी कि ना तो जाति और ना ही गरीबी किसी भी बैकवर्डनेस यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के निर्धारण का आधार है। हां, गरीबी एक आधार हो सकती है, लेकिन मात्र उसी के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, किंतु सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड का निर्धारण करने में गरीबी और जाति रेलिवेंट यानी सुसंगत होंगे, लेकिन एकमात्र आधार नहीं होंगे। तो अभी तक इन सभी केसों में यह कहा गया कि जाति जो है किसी भी रिजर्वेशन का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है। लेकिन इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आया है, जिसको अभी तक जो है कोर्ट्स में चैलेंज किया ही जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कितने से कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो 5 जजेस मिनिमम, और प्रोविजन कहां है, आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बेसिकली दो मामले पे जो है कॉन्स्टिट्यूट होती है। पहला आर्टिकल 143 में जब प्रेसिडेंट का रेफरेंस लेना, प्रेसिडेंट के रेफरेंस पे कोई केस डिसाइड कर रही हो, और दूसरा आर्टिकल 132 में जब इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कोई केस लॉ उसके सामने आ जाता है। इसके साथ साथ और भी मामलों में जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस जो मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, बड़ी बेंच को भेजा जा सकता है मामला। लेकिन प्राथमिक सुनवाई इन्हीं दो मामलों में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से होती है, जो मिनिमम
5 जजेस की बेंच होती है, और कभी भी बेंच जो है ऑड में होती है, इवन में नहीं होती है। लास्ट जो केस है मंडल कमीशन केस, इसको कहते हैं मंडल कमीशन। केस का नाम है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 सुप्रीम कोर्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस, आर्टिकल 16 में इसकी बहुत ज्यादा है सिग्निफिकेंसी है। इसी केस में सबसे पहले कोर्ट ने अपने प्रीवियस सारे डिसीजंस को जो है ओवररूल करते हुए कहा कि रिजर्वेशन 50% होगा, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में 50% अक्रॉस हो सकता है। दूसरा, कास्ट के ग्राउंड पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है, कास्ट के बिहाफ पे किसी भी व्यक्ति को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड माना जा सकता है। तो ये चीज थी। 2-3 और केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं कि क्या एक केस आया कि एक व्यक्ति जो एससी कैंडिडेट था वो क्रिश्चियन बन गया, और क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने के बाद रिकन्वर्ट होकर के अगर वो एससी बन जाता है तो क्या उसको एक अनुसूचित जाति का लाभ, रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। केस लॉ है प्रिंसिपल ऑफ गुट्टूर मेडिकल कॉलेज वर्सेस मोहन राव। इस केस में यह कहा गया कि इफ एनी पर्सन कन्वर्ट इनटू एनी अदर रिलीजन्स एंड आफ्टर दैट रिकन्वर्ट इनटू इट्स सोल रिलीजन्स, he or she shall be entitled for availing reservation if the society of that caste just provide them कि वो जो है इस प्रकार से रिजर्वेशन का बेनिफिट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति परिवर्तित होकर के दूसरे कास्ट में आता है तो उस कास्ट के लोग यदि उसे अपने जैसा मानते हैं, अपने अंदर जो है समाहित करते हैं, तो उसको यह अधिकार होगा। कि अब क्या होगा कि अगर एक उच्च जाति का लड़का एक निम्न जाति की लड़की से शादी कर लेता है तो क्या उसको इसका अधिकार दिया जाएगा। केस लॉ आया, एक जो है जनरल लड़की एक एससी से शादी कर लेती है रिजर्वेशन के लिए। केस लॉ है डॉक्टर नीलिमा वर्सेस डीन ऑफ पीजी कॉलेज। बस कुछ ही केस रह गए हैं, जल्दी इस लेक्चर को मैं खत्म करूंगा। आज आर्टिकल 15 कंप्लीट करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आदमी सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के लिए किसी अनुसूचित जाति की महिला से विवाह कर लेता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर कोई बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति कोई जनरल व्यक्ति किसी बैकवर्ड क्लास की महिला से विवाह कर लेता है तो भी उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। केस लॉ है वलसम्मा पॉल वर्सेस कोचीन यूनिवर्सिटी। इसके बाद रिजर्वेशन फॉर द नॉमिनीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि भारत सरकार के जो नामित हैं इनको भी अगर रिजर्वेशन दिया जाता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं होगा। अब क्लॉज 5 और क्लॉज 6 दो क्लॉज बचे हैं। क्लॉज 5 काफी छोटा है और क्लॉज 6 एकदम नया डेवलपमेंट है अभी, जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को 10% के रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। इसको चेक करेंगे। पहले क्लॉज 5 को देखते हैं कि क्लॉज 5 क्यों आया। क्लॉज 5 आया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 2005 में। इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट केसेस का बहुत ज्यादा रोल है। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्या कहता है? पहले आर्टिकल 15 क्लॉज 5 बेसिकली इंस्टीट्यूशंस में
रिजर्वेशन देता है, यानी कि किसी भी संस्था में दाखिला लेने पे रिजर्वेशन, चाहे वो संस्था सरकारी हो या गैर सरकारी हो या सरकार से सहायता प्राप्त हो अथवा न हो, लेकिन ये आर्टिकल 30 की माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स पे प्रभावी नहीं होता। मैं आर्टिकल पढ़ता हूं। आर्टिकल 15 clause 5 what says stated nothing in this article or subclause G of clause 1 of article 19 shall prevent the state for making a specific provisions by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of the citizen or for the scheduled caste or scheduled type insofar as such special provision related to their admission in educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state other than minority institutions। 4-5 बातें याद करने के लिए जरूरी है। पहली चीज कि ये क्लॉज 5 जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन देता है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन देता है, किसमें? दाखिले पे। किसको देता है? बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास, सोशली प्लस एजुकेशनली। सोशली प्लस एंड का प्रयोग लिखा है और नहीं है, एंड मतलब कि दोनों एक साथ होना चाहिए। दूसरी चीज एससी, तीसरी चीज एसटी। इन तीनों को रिजर्वेशन है। किस लिए है? एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में दाखिले के लिए है। कैसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो? गवर्नमेंट वाली हो या प्राइवेट हो। बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या होती है? गवर्नमेंट एडेड होती हैं, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो गवर्नमेंट एडेड होती ही है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वेदर एडेड और नॉन एडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि कोई एड, जैसे कि अगर मैंने किसी संस्थान की जो डिग्री कॉलेज खोला और मैं सरकार से कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, अपने पर्सनल पैसे से चला रहा हूं, वहां भी सरकार चाहती है रिजर्वेशन की पॉलिसी अप्लाई कर सकती है, लेकिन अभी तक ये अप्लाई नहीं हुई है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये एडेड पे अप्लाई होता है, तो जनरल अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये लगेगा कि ये एडेड पे है, बट ऐसा नहीं है। एडेड हो या अनएडेड हो, ठीक है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कहां पे, कैसा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, और किसको? बैकवर्ड क्लास, एससी और एसटी, यानी इन लोगों को है, इस जगह पे है, और इस तरह की संस्था, चाहे वो किसी भी नेचर के संस्थान हो, इस संस्थान में है। लेकिन एक जगह इनको नहीं है, और वो है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 is stated about minorities institute. The minorities have some rights. Minorities have some rights, and for protecting their rights, our constitution makers mention article 30 for protecting them, and these provisions shall not apply on should not apply on the institutions of minorities. Minorities institutes पे ये provision apply नहीं होता था, पर अब क्या हुआ? 2020 में एक डिसीजन आया है। में एक डिसीजन आया, नीट मेडिकल की किसी को अगर जानकारी हो तो इस एग्जाम के बारे में बाकी आपको पता होगा कि नेशनल एंट्रेंस एंट्री टेस्ट में भी इसका फुल फॉर्म ये है। तो नीट की परीक्षा के आधार पर ही भारत के समस्त चिकित्सा संस्थानों में आज दाखिला मिल रहा है। लेकिन जो माइनॉरिटीज थे उन्होंने कहा कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन माइनॉरिटीज को अपने कुछ स्पेसिफिक राइट्स दिए हुए हैं कि वो सिलेबस डिसाइड करेंगे, वो कैसे दाखिला होना है बच्चे का, वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस गया है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भी आर्टिकल 15 क्लॉज 5 अप्लाई होता है, और उनको भी जो है नीट के अकॉर्डिंग ही एंट्रेंस में दाखिला देना होगा। केस का नाम
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। टू 2020 में अभी लेटेस्ट 1.5 महीने पहले का जजमेंट है ये, मे बी मई में या अप्रैल एंड में आया है। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट directed to the minorities institutes and they can bound for taking the admission by the way of NEET examination. They have not entitled for taking the admission from management quota. Means the students bound for taking admission in minorities institution by the way of cracking entrance test of NEET. Otherwise they have not entitled. और अभी तक क्या होता था कि बहुत सारे minorities institutes में जो है पैसे लेकर के इस तरह से दाखिला दे दिया जाता था और अपने राइट्स का मिसयूज हो रहा था। हालांकि सब जगह ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जगह ऐसा था और इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। हालांकि आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 क्लियर कट कहता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स पे जो है ये प्रावधान अप्लाई नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही हैव अ राइट टू इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन जस्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट शुड बाउंड टू टेकिंग द एडमिशन फ्रॉम द वे ऑफ नीट, दे हैव नॉट एंटाइटल्ड टू टेक द एडमिशन फ्रॉम देयर मैनेजमेंट कोटा। सो एक लेटेस्ट डिसीजन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है आर्टिकल फिर क्लॉज 15 का क्लॉज 5। अब तो बात करते हैं कि जब 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया तो क्यों जोड़ा गया। मैंने कहा कि सुपरमेसी के बारे में बात अक्सर होती है कि सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो दो केस लॉ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सेकेंड इज पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन दो केसेस लॉ, ये केस लॉ हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आर्टिकल जब 30 डिस्कस करेंगे। अभी इतना बता रहे हैं कि इन दो केस लॉ के जजमेंट के कारणवश ही 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है एग्जिस्ट किया और 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और माइनॉरिटी जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन को जो है लाया गया था। और इन्हीं डिसीजन मतलब इन डिसीजन के बिहाफ पे इन डिसीजंस को डी इफेक्टिव करने के लिए पार्लियामेंट में 2005 में 2002 का केस ये है, 2003 का केस और 2005 का केस ये है। और 2005 में इस केस के बाद ही 2005 में 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15 एग्जिस्ट में आता है। अब जब ये एग्जिस्ट में आ गया तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। मैंने कहा कि सुपरमेसी की बात हो रही है। पहले डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अपनी सुपरमेसी स्टैब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और फिर उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और देखिए कौन सा केस है और डिसीजन क्या आया। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2008 में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। इसके साथ ही साथ सेंट्रल एजुकेशन रिजर्वेशन इन एंट्रेंस एक्ट, सेंट्रल रिजर्वेशन इन एंट्रेंस एक्ट जो था, इस एक्ट को भी चैलेंज किया गया जो 2006 का एक्ट था, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन इन एंट्रेंस एक्ट 2006। इन दोनों को
चैलेंज किया गया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल माना और इस तरह से 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एग्जिस्ट में आ गया। और अब लास्ट क्लॉज आपकी बची है, क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल। इस नई गवर्नमेंट के आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुए हैं। आपको पता होगा कि अब रिजर्वेशन 10% स्वर्णों को भी है, यानी कि जो स्वर्ण है, जो उच्च वर्ग है, उनको भी 10% के रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। लेकिन ग्राउंड क्या है? इकोनॉमिक। अभी तक क्या ग्राउंड था? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। लेकिन अगर इकोनॉमिकली भी अगर कोई बैकवर्ड है इकोनॉमिक के बिहाफ पे, तो उसको 10% का रिजर्वेशन है। और ये आया है आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 जोड़ करके। और क्लॉज 6 को जोड़ा गया है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। एक चीज आपसे पूछी जा सकती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट किस दिन से प्रवर्तन में आया है या किस दिन से इन्फोर्समेंट में आया है, तो वो डेट है 12 जनवरी 2019। 12 जनवरी 2019। तो ये था आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आर्टिकल 15 का। आर्टिकल 15 का पूरा ये बेसिक स्ट्रक्चर था। इस तरीके से अब इसके बाद कोई भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है। आप इसको अच्छे से पढ़िए और अगले लेक्चर्स को जरूर अटेंड करिए। अगले लेक्चर्स में आपको इसी लेक्चर से इंटरकनेक्ट करके वो चीजें मिलेंगी और आपको पढ़ने में आसानी होगी। मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा सकूं, इंटरकनेक्ट कर सकूं। लॉ इंटरकनेक्ट का ही सब्जेक्ट है और किसी एग्जाम को जल्दी से क्रैक करने के लिए भी इंटरकनेक्शन आना चाहिए, क्योंकि सारे लॉ एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। मेरे जितने भी लेक्चर्स आप देखेंगे, मेरे सारे लॉ एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। तो अच्छे से पढ़िए एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।